हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लास में हम एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को कर रहे हैं, जिसमें आपको 12th क्लास एनसीईआरटी से एक टॉपिक लिया हमने, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और ये टॉपिक आपके नीट और एम्स एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इसमें अभी तक जो चीज़ें हमने डिस्कस की है उसमें हमने आपको पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड किया था वो बेसिकली वो टॉपिक जो हमने लिया था वो ट्रांसक्रिप्शन लिया था। और ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हम समझे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन की क्या रिलेशन है, वो दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, क्या मीनिंग होता है एक स्ट्रक्चरल जीन का और एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, एक फंक्शनल जीन का क्या मीनिंग होता है, ये कॉन्सेप्ट हमने समझा। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हैं कि डीएनए से आरएनए बनना है, डीएनए से आरएनए बनना है। तो अभी तक के टोटल डिस्कशन में मैंने आरएनए को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। तो आज मैं पहले आपको, क्योंकि आपका टॉपिक का नेम ही है टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, तो इससे पहले कि हम प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पे जाएं, ये बेटर होगा कि हम आरएनए से रिलेटेड जो भी अपने डाउट्स हैं वो क्लियर कर लें। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा आरएनए के बारे में बताऊंगा। थोड़ा आपको अगर पता है तो कोई बात नहीं है, नहीं पता है तो जान लीजिए कि आरएनए क्या है और डिफरेंट आरएनए का रोल क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड इससे पहले मैं आज के टॉपिक को स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप जो है, आपको ये कंटेंट जो है नीट और एम्स एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के रेलिवेंट लगता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और डिफरेंट मीडिया प्लेटफार्म पे अपने स्टडी ग्रुप के बीच इसे सर्कुलेट करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिटेड हो सके, उन्हें इसका फ़ायदा मिले और मेरी भी जो इफ़र्ट है उसका भी कुछ मुझे रिवार्ड मिले। तो देर न करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए। देखो, जब मैं टाइप्स ऑफ आरएनए को बोल रहा हूँ ना, तो इसमें सारे आरएनए को कंसीडर कर लेते हैं। टोटल आरएनए कितना होता है, ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड नहीं, अभी हम टोटल आरएनए की बात करते हैं। तो एक आरएनए होता है जेनेटिक आरएनए। आरएनए जब जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में वर्क करता है तो उसे जेनेटिक आरएनए बोलते हैं। क्योंकि आपके इसी बुक में टॉपिक था ना कि हु इज बेटर जेनेटिक मटेरियल, आरएनए वर्सेज डीएनए। तो आपने पाया कि डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल, तो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, सॉरी डीएनए है। बट कुछ एक वायरसेज में, जो वायरस हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो सकता है। इसमें ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों तरीके के वायरस होते हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जेनेटिक मटेरियल के साथ एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा और आरएनए का क्या रोल है ये थोड़ा देखिए। आरएनए का एक रोल है, एक एग्जाम्पल है टीआरएनए, ठीक है, एक एग्जाम्पल है आरआरएनए, ठीक है, एक एग्जाम्पल है एमआरएनए और एक एग्जाम्पल है एचएनआरएनए, एक एग्जाम्पल है एसएनआरएनए। देखो, अब मैं आपको बताऊं, टी फॉर इसका मीनिंग होता है ट्रांसफ़र, ठीक है। आर का मतलब है राइबोसोमल, राइबोसोमल। एम का मतलब है मैसेंजर। एच एन का मतलब है हेट्रो न्यूक्लियर। एस एन का मतलब है स्मॉल न्यूक्लियर, ठीक है। ये सारे जो यहाँ से यहाँ तक मेंशन हैं, ये सब ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व हैं, किसी न किसी तरीके से ये सब ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व है।
सिर्फ ये वाला जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में है, ये सारे ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व है। इसमें देखो, इसमें जैसे सबसे पहले हमारे ट्रांसफ़र आरएनए, ये बड़ा स्पेसिफिक इसका होता है। ट्रांसफ़र आरएनए का डायग्राम आपकी बुक में दिया गया और ये आपको जानना भी है। ट्रांसफ़र आरएनए में है तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, बट इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये डबल स्ट्रैंडेड दिखता है नहीं, दिखता है। बताता हूँ कैसे। देखो इस तरीके से ये एक टी आरएनए का डायग्राम है। इस पे ये इसका 5 एंड है, ये इसका 3 एंड है। तो एक ही एंड इस तरीके से मूव करते हुए आता है, ठीक है। और ये कई सारे लूप बनाता है। इसमें जो है यहाँ पे एक अमीनो एसिड इससे जुड़ी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, ठीक है। अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। इसके जस्ट अपोजिट साइड में इसे बोलते हैं एंटीकोडॉन आर्म। इस पे एंटीकोड होते हैं। कल मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो ATGC है, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, उनके ट्रिपलेट कोड की तरह काम करते हैं। जैसे कोड होता है वैसे एंटी कोड होता है। अभी बस आप मान लीजिए जैसे यहाँ एक एंटी कोड है UAA, इसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई अमीनो एसिड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने वैलिन, ज़रूरी नहीं वैलिन ही हो, मैंने अंदाजे से बस कर लिया आपको समझाने के लिए कि यहाँ कोई एंटी कोड होगा, उसके स्पेसिफिक यहाँ अमीनो एसिड होगा, ठीक है। ये जो 2 आर्म हैं, इनमें एक को बोलते हैं DHU आर्म, एक को बोलते हैं TCC आर्म, और इसको 5th आर्म या वेरिएबल आर्म बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअल में देखो tRNA का मॉलिक्यूल भी पहले ऐसे सिंपल था। एक 5 एंड था, एक 3 एंड था। इसको इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। और जब इस तरीके से कॉइलिंग हो जाती है तो ये इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही ये आरएनए होता है। और देखो ये जो एंटीकोडॉन है, ये बहुत सारे होते हैं। एंटीकोडॉन के जो नंबर हैं वो हैं 61, ठीक है। तो 61 टाइप के tRNA होते हैं, क्योंकि हर एक एंटीकोडॉन एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कैरी करता है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल टाइप का, यहाँ जो ये मैं दिखा रहा हूँ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखा रहा हूँ। इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर हमें दिखती है, बट रियलिटी में ये डबल स्ट्रैंडेड नहीं है। एक ही स्ट्रैंड अपने ऊपर ही, सेल्फ के ऊपर ही वो जो है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। इस वजह से हमें ये स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंडेड लगती है। सेकंड आपका देखो rRNA है, इसके बारे में बता दूं, फिर सारी कहानी को मैं धीरे धीरे ले आऊँगा। rRNA का मतलब राइबोसोम। अब राइबोसोम आप पहले से पढ़ते हैं। देखो राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम का मतलब ये होता है, ये एक ऑर्गेनेल है जो आप सेल में पढ़ते हैं, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो। आप एक पढ़ते हैं 70S, एक आप पढ़ते हैं 80S। और ये भी आपने पढ़ रखा होगा कि इसके 2 यूनिट होते हैं, 40S और 60S, और इसके 2 यूनिट होते हैं 30S और 50S, ठीक है। जैसे एक छोटी यूनिट और एक बड़ी यूनिट, इसकी भी छोटी यूनिट और इसकी भी बड़ी यूनिट, दोनों आपस में ऐड हो जाती हैं। तो इस वजह से ये इनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने घर में मिक्सर ग्राइंडर देखा है ना, वो चीज़ों को तेज़ी से रोटेट करता है, बिल्कुल इसी तरीके से एक मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अप्लाइड किया जाता है
उसे तेज़ी से रोटेट किया जाता है, तो ये स्पीड को बताता है कि जब 70 s पे आप रोटेट करेंगे तो वो अलग हो जाएगा, 80 s पे करेंगे तो ये अलग हो जाएगा, 30 s पे करेंगे ये अलग हो जाएगा, 50 s पे करेंगे ये अलग हो जाएगा। तो हम इस तरीके से सेल से इनको अलग करते हैं। अब आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि चाहे जो राइबोसोम हो, इसमें दो चीज़ होता है। राइबोसोम में एक तो आरएनए होता है और दूसरे जो है प्रोटीन होते हैं। यहाँ जो प्रोटीन होती हैं ये स्ट्रक्चरल होती हैं, ठीक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। और जो आरएनए होते हैं, ये आरएनए जो है इनका रोल होता है कैटालिटिक। अब आपको कैटालिसिस का मतलब पता है, कैटालिटिक का मतलब क्या हुआ? कैटालिटिक का मतलब हो गया कि जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करे, मतलब एंजाइम जैसा रोल प्ले करे। तो ये जो आपको आरएनए राइबोसोमल आरएनए है, इसमें कैटालिटिक आरएनए होते हैं। एक्चुअल में ये जो आपको ये सब यूनिट दिख रही हैं, इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं इस तरीके से। तो एक राइबोसोम जो है ये दो कंपोनेंट से बना होता है, प्रोटीन जो स्ट्रक्चरल फॉर्म में है और राइबोसोम जो कैटालिटिक फॉर्म में है। इनकी डिटेलिंग अभी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। आपको बेसिकली यूकैरियोट की डिटेलिंग दी गई है तो वही आप जानिए, क्योंकि जितना फैक्ट जानेंगे लास्ट में एग्जाम टाइम पीरियड में उसको रिकैप करने में उतनी आपको प्रॉब्लम होगी। तो फैक्ट बताना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कहीं से रट के मैं आपको बता दूं तो उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, आपका बर्डन बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं सिर्फ फैक्ट उन्हीं को बताता हूं जो आपके बुक में लिखा है और आपको रिकमेंड करता हूं उतनी ही फैक्ट आप देखिए, लास्ट तक उतने को कैरी कर ले जाइए, वही बहुत है, उससे बियॉन्ड कभी को आता होता नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन चलो आगे देखते हैं। mRNA क्या होता है? mRNA का मतलब है, mRNA जो है इस तरीके से सीधा मॉलिक्यूल होता है, ये 5 एंड ये 3 एंड, और इनके बीच में जो जीन है उस जीन की इंफॉर्मेशन यानी कि जेनेटिक कोड के फॉर्म में, जीन का इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होता है? जेनेटिक कोड के फॉर्म में, यहाँ पे जेनेटिक कोड होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपका ये हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए क्या होता है? हेट्रोन्यूक्लियर पहले आरएनए होता है। जैसे इस बात को ऐसे समझो ना, देखो ये कंडीशन है, जब एक डीएनए से यूकैरियोटिक डीएनए को जब कॉपी किया जाता है, तो कल मैंने आपको बताया था कि एक यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों रीजन होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये डीएनए की स्ट्रैंड है जिससे हमने कॉपी करके इसको बनाया, तो इसमें ये कोडिंग रीजन है, ये नॉन कोडिंग रीजन है, ठीक है। तो कोडिंग रीजन को एक्सॉन बोलते हैं और नॉन कोडिंग रीजन को इंट्रॉन बोलते हैं। तो जब हम कॉपी करते हैं तो दोनों कॉपी हो जाता है, यानी इसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों है। तो ऐसा mRNA जिसमें दोनों कंडीशन है, कोडिंग और नॉन कोडिंग, तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोन्यूक्लियर। ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, बाद में सारे ये ग्रीन वाले काट दिए जाते हैं और जो बचे एक्सॉन को आपस में जोड़ दिया जाता है। इस प्रोसेस को प्रोसेसिंग बोलते हैं। ये चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा। प्रोसेस करने के बाद ये ऐसा दिखेगा, यानी एक मैच्योर mRNA जिसमें सिर्फ कोडिंग रीजन होंगे, नॉन कोडिंग नहीं होंगे। तो ये अरेंजमेंट कहाँ होगा? जहाँ स्प्लिट जीन होगी। स्प्लिट जीन कहाँ होती है? यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट में ये फिनोमेना नहीं होती, अभी पढ़ाएंगे तो उसको फिर से बताएंगे। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो है ये भी कैटालिटिक रोल में होते हैं। ये छोटे मॉलिक्यूल ये न्यूक्लियस के अंदर ही रहते, उससे बाहर नहीं आते। यहाँ एक चीज़ और कंफर्म करूँ, जैसे देखो एक सेल है, ये सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जैसे मान लो कि ये इसके अंदर डीएनए है, ठीक है।
ये देखो डीएनए है। अब इस डीएनए के अंदर जो है जीन है, तो आपको क्या बताया गया कि आरएनए का फॉर्मेशन इसके ऊपर होगा। इस तरीके से यहाँ पे एमआरएनए बनेगा। अब ये यूकैरियोटिक है तो हेट्रोन्यूक्लियर एमआरएनए बनेगा, जिसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों रीजन होंगे। बताया था ना आपको कि इसमें कोडिंग भी होंगे और नॉन कोडिंग दोनों रीजन होंगे जो कॉपी किए जाएंगे। अब आपको पता है कि न्यूक्लियस में इस तरीके से न्यूक्लियर पोर होते हैं। तो ये जो डीएनए है ये यहाँ इसकी प्रोसेसिंग की जाएगी। पहले ही प्रोसेसिंग में जो हेल्प करता है वो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए हेल्प करता है, और ये एक मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें सिर्फ कोडिंग रीजन होंगे। ये जो एमआरएनए है जो मैच्योर है ये यहाँ से बाहर आता है। जब ये एमआरएनए इस तरीके से बाहर आया, ये इसका 5 एंड है, ये इसका 3 एंड है, तो यहाँ सेल के अंदर बहुत सारे राइबोसोम हैं। राइबोसोम इस तरीके से इस पे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, राइबोसोम अंदर से इस तरीके से हॉलो स्ट्रक्चर होती है, दिख रहा होगा आपको। इस तरीके से ये अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जेनेटिक कोड है। जेनेटिक कोड ही क्या है एक्चुअल में, यही जीन है। ठीक है, क्योंकि जीन की लैंग्वेज क्या है, जेनेटिक कोड की लैंग्वेज। तो इसका क्या रोल है ये आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये जो आपका टीआरएनए है, इसका जो एंटीकोडॉन है वो यहाँ पे इस तरीके से मैच करता है कोड और एंटी कोड। जैसा आपको बताया था मैंने, कोड और एंटी कोड यहाँ पे मैच करेगा, और पर्टिकुलर अमीनो एसिड, जैसे मान लो आपने वैलिन का एग्जाम्पल लिया था, तो वो यहाँ पे देखो इनके बीच बॉन्ड बना, ये यहाँ ला के रखता जाएगा। इसी तरीके से एक के बाद एक अमीनो एसिड ऐसे आती जाएंगी, और लास्ट में ये अमीनो एसिड के बीच इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा। ये डिफरेंट अमीनो एसिड है। तो आपको बताया क्या गया था, कॉन्सेप्ट ये था कि डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन होते हैं, जीन जेनेटिक कोड के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये अभी मान लो, आगे मैं पढ़ाऊँगा। एमआरएनए जब बनता है, यानी कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में हम बोलते हैं कि एमआरएनए के अंदर इसकी जो सिंथेसिस हुई, ये न्यूक्लियस से बाहर निकल के आया। ये चीज़ ये न्यूक्लियस में है ना, देखो ये चीज़ न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस से बाहर निकल के आया एमआरएनए। अब एमआरएनए के ऊपर यहाँ पे राइबोसोम लग गए। राइबोसोम लगने के बाद ये इसे कन्वर्ट कर देगा किस में, एक लंबी सी पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है, तो जो चीज़ आप पढ़ते थे ना, डीएनए से आरएनए, आरएनए से पॉलीपेप्टाइड, वो सेल में ऐसे दिखती है जो मैंने आपको डायग्रामेटिक दिखाया है। तो इसमें आरएनए का बहुत सारा रोल है। जैसे कि ये चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि आरएनए में जो कैटालिटिक रोल आप आरएनए है वो क्या है। जैसे 2 अमीनो एसिड, जैसे ये वैलिन है और यहाँ मान लो ये टायरोसिन है, इनके बीच बॉन्ड जो बनेगा, तो बॉन्ड को आप बायोमॉलिक्यूल में पढ़े हैं पेप्टाइड बॉन्ड, तभी तो हम चेन को कहते हैं ना पॉलीपेप्टाइड। तो इस पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन कौन कराता है, आरएनए, जो कि इसका कैटालिटिक रोल है। और ये आरएनए कहाँ है, तो इसकी लोकेशन आप बोलेंगे राइबोसोम में है। इसीलिए इसको जो है कई बार बोला जाता है राइबोजाइम। मतलब आपने एक चीज़ पढ़ रखी होगी कि मैक्सिमम ऑलमोस्ट सारी की सारी जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीनियस नेचर की होती हैं, लेकिन वहीं आपने एक फैक्ट पढ़ा होगा कि कुछ एक राइबोसोम भी एंजाइम का वर्क करते हैं, कुछ एक आरएनए भी एंजाइम का वर्क करते हैं जब या कैटालिटिक रोल प्ले करते हैं। तो जब आरएनए कैटालिटिक रोल प्ले करता है तो उसको हम राइबोजाइम बोलते हैं। ये फैक्ट पढ़ा होगा। तो वो होता कहाँ है, तो आज आपको पता चला कि वो राइबोसोम में ही होता है।
ट्रांसफर आरएनए का क्या रोल होता है, वो जेनेटिक कोड से अपने एंटीकोडॉन को मैच करके साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड लाता है, जिससे जो है प्रोटीन की या पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस हो पाए, जो यहाँ दिख रहा है। ठीक है। एमआरएनए का क्या काम है, ये जीन से कॉपी करके प्रोसेस हुआ एमआरएनए आता है और इस पे राइबोसोम लग जाते हैं और यहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। इसीलिए आपने सेल वाले चैप्टर में एक फैक्ट पढ़ रखा होगा कि राइबोसोम ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट्स हैं, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इस प्रोसेस को आप पढ़ोगे, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहेंगे। अभी मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा रहा था, लेकिन इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तब हम जो है ट्रांसलेशन को भी पढ़ेंगे। अभी जस्ट उसको इंट्रोड्यूस किया हूँ कुछ चीज़ों को समझाने के लिए कि आरएनए के डिफरेंट रोल कैसे हैं, क्योंकि अभी टाइप ऑफ आरएनए में वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ट्रांसक्रिप्शन और टाइप ऑफ आरएनए आपका टॉपिक है, तो उसको मुझे कवर करना है। इस वजह से मैंने जो है एक रिक्वायरमेंट समझ के ये बातें आपको बताई। तो अभी जो है इस टॉपिक को यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद का टॉपिक है जिसमें हम ट्रांसक्रिप्शन के रेफरेंस में, हालांकि ये सब ट्रांसक्रिप्शन के रेफरेंस में हैं, लेकिन अब हम ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म को पढ़ेंगे और रोल ऑफ आरएनए को पढ़ेंगे कि जब ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज्म कैसे होती है। जैसे आपने रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म पढ़ा था कि रेप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है, वैसे ही हम ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म को पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। ये तो समरी है कि डीएनए खुल गया, आरएनए कॉपी हो गया। अब उसको दिखाएंगे ना वो कैसे खुलता है, कैसे कॉपी होता है और कैसे डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है, उसके जेनेटिक कोड कॉपी किए जाते हैं, कैसे उसकी प्रोसेसिंग होती है, वो मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट होता है। और लास्ट में तो जब आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो ये भी देखेंगे कि वो कैसे जो है प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट होता है। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर को अगले टॉपिक में रखते हैं।